नमस्ते दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस के इस सीरीज नंबर 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास बीपीएससी टीआरई 4 आरओ आरओ एनवीएस केवीएस ईएमआरएस डी ट्रिपल एसबी यूपी टीजीटी पीजीटी सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि बीपीएससी का जो एस्टेट होता है, बिहार एस्टेट जो होता है, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये क्लास 6 का जो बचा हुआ पार्ट है, पार्ट 2 उसी का ये पार्ट है। उसमें से हम 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए जो है वो है स्पेंसर की, ऑप्शन बी एडम स्मिथ की, ऑप्शन सी रिकार्डो की, ऑप्शन डी लॉस्की की। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे एडम स्मिथ जी हो जाएंगे। ये बुक जो थी वो आई थी 1776 में। 1776 में ये वेल्थ ऑफ नेशन। ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ जी। इन्होंने व्यक्तिवाद का प्रतिपादन करते हुए हस्तक्षेप का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? तो ऑप्शन ए जो है वो है वैज्ञानिक समाजवाद का, ऑप्शन बी है उदारवाद का, ऑप्शन सी है फासीवाद का, ऑप्शन डी है व्यक्तिवाद का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैज्ञानिक समाजवाद का। वैज्ञानिक समाजवाद के जो प्रणेता थे वो जो थे कार्ल मार्क्स थे। और जो द्वंदात्मक भौतिकवाद के थे उसके भी कार्ल मार्क्स थे। लेकिन ये जो द्वंदात्मक पद्धति का प्रतिपादन जो सबसे पहले किया था वो आदर्शवादी विचारक हीगल ने किया था। हीगल ने चेतना को सृष्टि का सार तत्व मानकर द्वंदात्मक पद्धति का प्रतिपादन किया। बाद में वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स ने द्वंदात्मक पद्धति के माध्यम से राज्य की भौतिक व्यवस्था की व्याख्या की। अतः इस तरह कार्ल मार्क्स ने द्वंदात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्न में से कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, सेकंड है अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध, थर्ड है लोकतांत्रिक संस्थान में अविश्वास, और फोर्थ है व्यक्तिवाद में विश्वास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाद में विश्वास। ये जो है फांसीवाद का जनक इटली के तानाशाह शासक मुसोलिनी को माना जाता है। फांसीवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो लोकतंत्र, उदारवाद, साम्यवाद तथा व्यक्तिवाद का विरोध करती है तथा निरंकुशवाद, तानाशाही, उग्रवाद, युद्धवाद, सर्वाधिकारवाद और पूंजीवाद का समर्थन करती है। एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध, लोकतांत्रिक संस्थान में अविश्वास, व्यक्तिवाद का विरोध आदि इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि है। संचित मत प्रणाली, वयस्क मताधिकार, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, सूची प्रणाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सूची प्रणाली। जो सूची प्रणाली है इसी को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसके अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति व सूची प्रणाली शामिल होती है। आगे देखते हैं लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसारित की है? तो ऑप्शन ए ग्रीन ने, ऑप्शन बी जेएस मिल ने, ऑप्शन सी थॉमस पेन ने, ऑप्शन डी टॉकविले ने। तो इसका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जेएस मिल ने। इसमें जेएस मिल जो थे वो बहुमत की निरंकुशता को प्रजातंत्र के लिए सर्वाधिक खतरनाक मानते थे। बहुसंख्यक निर्वाचन में विजयी होकर वे निरंकुश की तरह अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? ऑप्शन ए लोकतंत्र का, ऑप्शन बी आदर्शवाद का, ऑप्शन सी साम्यवाद का, ऑप्शन डी व्यवहारवाद का। तो अधिनायक तंत्र व्यवस्था के तहत शासन सत्ता एक व्यक्ति में ही निहित होती है, इसकी इच्छा ही कानून होता है, जबकि लोकतंत्र में सत्ता का मंडल में निहित होती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। आगे देखते हैं लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ऑप्शन ए है अब्राहम लिंकन जी, ऑप्शन बी है डॉक्टर बेनी प्रसाद जी, ऑप्शन सी है जिन्सबर्ग जी, और ऑप्शन डी है कार्नर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने 1863 में डेविस वर्ग के भाषण में कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाने वाला शासन है। एक अन्य जगह लिंकन ने लोकतंत्र की दूसरे शब्दों में परिभाषा दी, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, परंतु सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये इनका एक और स्टेटमेंट है जिसको आप याद रखिएगा, क्योंकि
ये वाला, ये जो स्टेटमेंट है ये तो रैंडमली हर जगह पूछा जाता है, लेकिन ये जो है सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, परंतु सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये आ सकता है हमारे एग्जाम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। संसदीय शासन प्रणाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दल व्यवस्था है। ऑप्शन ए एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी एक प्रधान दल व्यवस्था, ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन डी द्विदलीय व्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, द्विदलीय व्यवस्था। इसमें अगर एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो संसदीय शासन व्यवस्था में द्विदलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें सत्ता दो प्रमुख दलों के बीच ही घूमती रहती है, जिससे शासन में स्थायित्व रहता है। और इसमें और कुछ और भी दल हो सकते हैं, परंतु सत्ता के संघर्ष में इनका कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे दल होते हैं और छोटी छोटी इनकी पॉलिटिक्स होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन है। ऑप्शन ए लॉक की, ऑप्शन बी रूसो की, ऑप्शन सी जॉन ऑस्टिन का और ऑप्शन डी गार्नर का। तो 42 का जो करेक्ट आंसर है वो जॉन ऑस्टिन का। इसमें जॉन ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु का आदेश है। प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून, परंपराओं और प्रथाओं को सही अर्थों में कानून नहीं कह सकते, क्योंकि वह किसी संप्रभु के आदेश की अभिव्यक्ति नहीं है। इस प्रकार ऑस्टिन अपनी सकारात्मक कानून की धारणा में पूर्व प्रचलित मान्यताओं को स्थान नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारत के संविधान में 86वें संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 9 है, ऑप्शन बी 10 है, ऑप्शन सी 11 है, ऑप्शन डी 12 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का वो हमारा हो जाएगा 11 है। 86वें संविधान संशोधन जो था वो 2002 में हुआ था। 2000 ये जो संविधान संशोधन है ये 2002 में हुआ था। और मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गई थी। 11वें मौलिक कर्तव्य में माता पिता या अभिभावक से यह अपेक्षा की गई है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हेतु विद्यालय भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी बार्कर, ऑप्शन सी लॉस्की और ऑप्शन डी मैकाइवर। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे ऑस्टिन। ये हो जाएंगे ऑस्टिन, ऑप्शन ए इज राइट। तो जो ऑस्टिन थे वो जो थे 1790 में पैदा हुए थे, जन्म हुआ था उनका, और 1859 में मृत्यु हुई थी उनकी, ऑस्टिन की। और ये इंग्लैंड के विधान शास्त्री थे। इन्होंने 1832 में प्रकाशित पुस्तक, इनका जो लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये जो बुक है, ये जो आया था वो 1832 में आया था ये बुक। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रूसो ने किया, हाब्स ने किया, बोंदा ने किया, प्लेटो ने किया। तो संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बोंदा ने किया था। 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीन बोंदा द्वारा किया गया था। यह बोंदा के द्वारा राजनीति विज्ञान को दी गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। आज राज्य तथा अन्य सभी संगठनों के मध्य अंतर का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार बिंदु है वह संप्रभुता ही है, सबॉर्डिनेटी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तू, ऑप्शन बी टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी लॉस्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे हो जाएंगे लॉस्की साहब। तो क्वेश्चन नंबर 46 में लॉस्की के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। एक भूखे नंगे व्यक्ति के लिए वोट देने, सार्वजनिक पद प्राप्त करने आदि स्वतंत्रताओं या अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य व्यक्ति की उस व्यवस्था से होता है जिसमें वह अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने में स्वतंत्र हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? तो ऑप्शन ए बेंथम ने, ऑप्शन बी लॉक ने, ऑप्शन सी कांट ने, ऑप्शन डी सीले ने। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे
सिले हो जाएंगे, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में यह कथन कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते किससे संबंधित है? ऑप्शन ए डाइसी से, ऑप्शन बी लॉर्ड एक्टन से, ऑप्शन सी बर्लिन से, ऑप्शन डी डार्किन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे हो जाएंगे लॉर्ड एक्टन। तो इसमें लॉर्ड एक्टन डी टॉकविले, फ्रीडमैन व पेरेटो का मानना है कि, यानी कि इसमें लॉर्ड एक्टन के साथ जो है वो हमारे डी टॉकविले हैं, फ्रीडमैन है और पेरेटो है। ये स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के विरोधी मानते थे और स्वतंत्रता अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। इस संबंध में लॉर्ड एक्टन का प्रसिद्ध कथन है कि समानता की तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इंग्लैंड में लॉर्ड वेबरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था, ऑप्शन ए उदारवादी राज्य, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष राज्य, ऑप्शन सी समाजवादी राज्य, ऑप्शन डी कल्याणकारी राज्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कल्याणकारी राज्य। इसमें लॉर्ड विलियम बेवरिज ने 1943 में पांच बड़ी बुराइयों की बात करते हैं, जिसमें बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी और आश्रय भाव शामिल थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी वेंथम, ऑप्शन सी लॉस्की, ऑप्शन डी गार्नर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग हाब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया है? ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ का, ऑप्शन बी रिपब्लिक का, ऑप्शन सी कम्युनिटी का, ऑप्शन डी स्टेटों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कॉमनवेल्थ। आगे देखते हैं राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह विचार किसने व्यक्त किया था? ऑप्शन ए समाजवादियों ने, ऑप्शन बी मार्क्सवादियों ने, ऑप्शन सी फेबियनों ने और ऑप्शन डी आदर्शवादियों ने। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आदर्शवादियों ने। तो आदर्शवादी विचारक कौन कौन थे? आदर्शवादी विचारक हीगल थे, कांट थे, ग्रीन थे। ये उदार आदर्शवादी राज्य की व्यक्ति के नैतिक जीवन का माध्यम मानते हैं। आदर्शवाद के दृष्टि में व्यक्ति ही नैतिक इकाई है और राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? एपी फॉलेट का, हीगल का, प्लेटो का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 53 जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हीगल जो थे ये जर्मनी के थे और आदर्शवादी विचारक हैं। आध्यात्मिक स्वरूप देते हुए इन्होंने आत्मा की अभिव्यक्ति माना है। यही कारण है कि वे कहते हैं राज्य एक संसार है जिसे आत्मा ने अपने लिए बनाया है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटाज से हुई है, यह जर्मन शब्द है, ऑप्शन बी फ्रांसीसी शब्द है, ऑप्शन डी लैटिन शब्द है, ऑप्शन डी ग्रीक शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा सी लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक या सिविटास से हुई है, यह लैटिन भाषा का शब्द है। इस शब्द का प्रयोग प्राचीन रोम के नागरिकों के लिए किया जाता था। नागरिक शास्त्र और राजनीतिक समाज को समानार्थी माना जाता है तथा यह शब्द राज्य के पर्याय के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन नागरिक शास्त्र का पृथक अस्तित्व भी है। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2। जॉन लॉक। तो जॉन लॉक की जो इसमें इधर जॉन लॉक का जो है अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन है, अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 3। और ये जो बुक है वो आई थी 1689 में, 1689 में ये बुक जॉन लॉक की। और ग्राहम वालास की जो है वो हो जाएगा ग्रेट सोसाइटीज, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये बुक जो आया था ग्रेट सोसाइटीज ये आया था 1914 में। फिर
ये फिर जो है ऑप्शन सी वाला एलेक्स डी टॉकविले जो है, इनका जो है बुक वो है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ये जो आया था वो 1835 में आया था, 1835 में, डी टॉकविले का डेमोक्रेसी इन अमेरिका। और एम पी फॉलेट की जो बुक थी वो द न्यू स्टेट है 1918 में आई थी ये बुक, 1918 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी बलंटसली, ऑप्शन सी सीले, ऑप्शन डी पॉल जेनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का वो हो जाएगा हमारा सी, ये सीले महोदय ने कहा था। फिर आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बेंटले, ऑप्शन बी हो जाएगा लिकार्क, ऑप्शन सी हो जाएगा कैटलीन, ऑप्शन डी हो जाएगा लॉस्की। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारा कैटलीन। आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरे का मूल्यों से। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हेलोवेल का, ऑप्शन बी आई ब्राउन का, ऑप्शन सी आर एन गिलक्राइट्स का और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा आर एन गिलक्राइट्स का, ऑप्शन सी इज राइट। आगे देखते हैं 59 का। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया? ऑप्शन ए गांधी ने, ऑप्शन बी तिलक ने, ऑप्शन सी गोखले ने, ऑप्शन डी नेहरू ने। तो स्वराज हमारा ये बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था 1916 में, वहाँ पे इन्होंने कहा था, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहाँ पे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 60 जो है, पहचानें कि कौन सा एक स्थायी स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन बी ग्रामीण आवास, ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था का रखरखाव, ऑप्शन डी पेयजल प्रदान करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कानून और व्यवस्था का रखरखाव करना। क्वेश्चन 61 देखते हैं। निम्न में से किसने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ऑप्शन ए सरदार पटेल ने, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी एम के गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे हमारे वी आर अम्बेडकर जी। और वी आर अम्बेडकर जी ने 1930 से लेकर 1932 के मध्य भारत में संवैधानिक सुधारों के बारे में साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्रमशः आयोजित किए गए थे। उसमें वी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए नेहरू, रूजवेल्ट और स्टालिन, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी और गोरबाचेव और केवेडी, और ऑप्शन सी नेहरू, नासिर और टीटो, और ऑप्शन डी महात्मा गांधी, लिंकन और माओ। तो ये आप देख सकते हो, नेहरू, नासिर और टीटो। गुट निरपेक्ष जो होता है नॉन एलिगेशन मूवमेंट होगा, नैम भी इसको कहते हैं, इसको NAM करके होता है नैम। इसमें इसकी नैम की जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। और भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिफ ब्रॉज टीटो के विशेष प्रयास से हुआ था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका गठन शीत युद्ध के उस दौर में हुआ था जब विश्व के अधिकांश देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा सोवियत रूस के दो खेमे में बटा हुआ था। इस संगठन के संदर्भों में एकजुट गुट में शामिल न होकर स्वयं को तटस्थ रखा। इसको तो पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, और इसी को नेहरू ने तीसरी दुनिया के देश भी नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन है? ऑप्शन ए लीलॉक की, ऑप्शन बी गिलक्राइट्स का, ऑप्शन सी गार्नर का और ऑप्शन डी लॉस्की का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गार्नर का।
राजनीति को दो भागों में विभाजित किया, सैद्धांतिक व व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं: सरकार का सिद्धांत, राज्य का सिद्धांत, कानून निर्माण की संकल्पना। व्यवहार के अंतर्गत सरकार का वर्तमान रूप, कार्यप्रणाली आदि समाहित होता है। इसी तरह गार्नर ने कहा था कि राजनीति शास्त्र का प्रयास प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।